नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस समय एक बार फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों की गिरफ्त में है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरे देश को बंधक बना लिया है। वहीं के कुछ नागरिक कह रहे हैं कि देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, तो आप समझ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। इतने बिगड़ चुके हैं हालात कि पाकिस्तान सरकार को सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को बैन करना पड़ा, कुछ समय के लिए बैन करना पड़ा। और वजह इसके पीछे है टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी गुट है। इसके तमाम समर्थक सड़कों पर उतर आए, हिंसक आंदोलन उन्होंने किया, अभी भी जारी है। वजह ये रही कि टीएलपी के नेता मौलाना साद हुसैन रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सब के पीछे बैकग्राउंड ये है कि आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में फ्रांस की एक मैगज़ीन है शार्ली हेब्दो, इसमें मोहम्मद साहब का एक विवादित कार्टून छपा था। ये कार्टून दोबारा छपा गया था, पहली बार ये 2015 में छपा था, उसके बाद भी काफ़ी हिंसा हुई थी। और पिछले साल अक्टूबर में शार्ली हेब्दो कांड की जब सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में, तो उसकी याद में इस कार्टून को जब छापा गया तो मुस्लिम जगत में भूचाल आ गया। पाकिस्तान, टर्की जैसे देशों में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर आंदोलन हुआ। पाकिस्तान में इस आंदोलन की अगुवाई टीएलपी ने ही की, यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने। और उस वक्त इमरान खान सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिए, और ना ही केवल घुटने टेक दिए बल्कि उसकी जो मांगे थी, टीएलपी की जो मांगे थी, वो मांग ये थी कि फ्रांस के साथ सभी संबंध ख़त्म किए जाएं, पाकिस्तान में जो फ्रांस के राजदूत हैं उनको वापस भेजा जाए, फ्रांस से जो भी इंपोर्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट्स का आयात होता है, उसको रोका जाए। इमरान खान सरकार ने उस समय एक करार किया टीएलपी के साथ और कहा कि इस पर हम लोग गौर करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और इस तरह से आंदोलन को उस समय ठंडा कर दिया गया। लेकिन उस समय ये भी तय किया गया था कि फरवरी 2021 तक इस पर फैसला हो जाएगा, यानी राजदूत को वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जब मामला ठंडा हुआ तो इमरान खान सरकार ने थोड़ा चालाकी दिखाते हुए 2 महीने की मियाद और बढ़ा दी, यानी 20 अप्रैल कर दी गई कि 20 अप्रैल तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा और फ्रांसीसी राजदूत को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब जब 20 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही थी तो टीएलपी के नेता मौलाना साद हुसैन रिजवी ने एक बार फिर से धमकी दी सरकार को कि अगर आपने फ्रांसीसी राजदूत को डिपोर्ट नहीं किया 20 तारीख तक तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इससे इमरान खान सरकार घबरा गई और उसने साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। इस आंदोलन में 4 पुलिस वालों की मौत हो गई, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 600 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए, हालात बेकाबू हो गए। ज़बरदस्ती साद रिजवी से एक स्टेटमेंट जारी करवाया गया जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से हिंसा ना करने की अपील की थी। खैर, ये दिखाता है एक बार फिर कि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों की हैसियत क्या है। यही नहीं, सरकार कितना डरती है, कितना भयभीत रहती है इन लोगों से, इसका कुछ उदाहरण हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि जब ये आंदोलन पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ तो उसके बाद से पाकिस्तान और फ्रांस के रिश्ते भी काफ़ी बिगड़ गए, उसमें काफ़ी खटास आ गई और कह सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते इस समय निचले स्तर पर हैं और उसमें सुधार की अभी तो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जब शार्ली हेब्दो में ये कार्टून, मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून दोबारा से छपा, तो उस कार्टून को फ्रांस के एक टीचर, जो कि सैमुअल पैटी उनका नाम था, उन्होंने अपनी क्लास में छात्रों को दिखाया। तो इससे एक मुस्लिम कट्टरपंथी युवा इतना नाराज़ हुआ कि उसने उस टीचर की गर्दन कलम कर दी। इस हत्याकांड के बाद फ्रांस में काफ़ी नाराज़गी रही और राष्ट्रपति मैक्रो ने ख़ास तौर पर इसको बहुत सीरियसली लिया
उन्होंने इसका समर्थन भी किया, जो कार्टून छापा गया था उसका समर्थन किया, और उसके बाद कुछ कड़े कदम भी उठाए जो मुस्लिम चरमपंथी थे उनके देश में, उनके खिलाफ। ऐसी एक दो घटनाएं और भी हुई। नीस में 3 लोगों को इसी तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मार डाला। मैक्रो ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनके नेताओं ने मैक्रो को कोसना शुरू कर दिया। उसमें एक इमरान खान भी थे। इमरान खान ने इस्लामोफोबिक होने का दोषारोपण मैक्रो के ऊपर किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्रो भेदभाव कर रहे हैं, देश में बंटवारा कर रहे हैं, और उसके बाद से ये जो रिश्ते हैं और तल्ख हो गए और ज़्यादा ख़राब हो गए। और अब जो 20 अप्रैल की डेट दोबारा से पास आ रही थी, तो TLP यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया और साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया कि फ्रांसीसी राजदूत को बेदखल करना ही होगा, क्योंकि उनके लिए मोहम्मद साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से एहतियात के तौर पर मौलाना साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया गया है। अभी भी माहौल काफ़ी टेंस है, और जो तस्वीरें हैं आ रही हैं वहाँ से, वो बयां करती हैं कि हालात कितने बिगड़ गए। ख़ास तौर पर लाहौर, ये जो लाहौर शहर फ्लैश पॉइंट रहा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई। और जो पंजाब का जो प्रांत है वहाँ पर TLP का अच्छा खासा आधार है, अच्छा खासा बेस है। दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी ये गुट है, और जो इस प्रांत के युवा हैं उसको बरगलाने में ये काफ़ी सफल हुई है मोहम्मद साहब के नाम पर। एक जो स्टैंड हमेशा इसका TLP का रहा है वो ये कि जो ब्लास्फेमस कानून है, यानी कि ईश निंदा का जो कानून है पाकिस्तान में, वो काफ़ी सख्त है और उसमें ज़रा भी तब्दीली इन्हें बर्दाश्त नहीं है। उस कानून के तहत ये है कि मोहम्मद साहब का अपमान अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तो ये स्टैंड लगातार TLP लेकर चलती रही है। और आपको बता दें कि मौलाना साद हुसैन रिजवी इस समय इसका नेता है, लेकिन पिछले नवंबर तक उसके पिता खालिद हुसैन रिजवी इसके प्रमुख थे। फ़िलहाल जो मौलाना साद हुसैन रिजवी है वो 26 साल का कट्टरपंथी मौलाना है। खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। खादिम हुसैन रिजवी की पिछले नवंबर में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये भी कहा गया कि इसके पीछे ISI का हाथ है। ड्रेडेड एजेंसी, पाकिस्तान की खौफनाक एजेंसी, बदनाम एजेंसी, उसका हाथ है। इस तरह की चर्चाएं चलती रहीं पाकिस्तान में। और खालिद हुसैन रिजवी की अगर हम बात करें तो उसका कितना रसूख था और कितना डर था, वो 2-3 उदाहरण से आप समझ पाएंगे। 2017 की बात है, पाकिस्तान का ने एक इलेक्शन बिल को पेश किया, उसकी लैंग्वेज उन्होंने बदल दी। उसका विरोध इतना ज़बरदस्त किया खालिद हुसैन रिजवी ने, पूरे इस्लामाबाद शहर को बंधक बना लिया। आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े और उस समय जो कानून मंत्री थे जाहिद हमीद, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दबाव और कितना रसूख है इन कट्टरपंथी गुटों का। ये बरेलवी सेक्ट को फॉलो करते हैं, हालांकि थोड़ा सा मॉडरेट माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस समय अपने को इस्लाम का सबसे बड़ा चैम्पियन घोषित करने के लिए एक रेस भी चल रही है। बहुत सारे गुट हैं पाकिस्तान में और उसमें TLP भी एक है। और TLP की अगर बात की जाए और खालिद हुसैन रिजवी की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले हैं या रहे हैं पाकिस्तान में जिससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा अगर कोई है तो वो TLP है। आसिया बीवी का एक बहुत ही चर्चित केस था। अक्टूबर 2018 में उन्हें रिहा किया गया। 2010 की बात है। ये एक क्रिश्चियन लेडी थी, इन पर आरोप लगा ईश निंदा का, सज़ाए मौत हुई, 8 साल तक केस चला। 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ TLP ने, खालिद हुसैन रिजवी ने, उनके समर्थकों ने इतना बवाल मचाया, इतना प्रेशर डाला इमरान खान सरकार के ऊपर
कि आखिरकार उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की जाएगी, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रेशर में, दबाव में इमरान खान ने ऐसा नहीं किया और चुपके से अगले महीने आसिया बीवी को नीदरलैंड्स रवाना कर दिया। इस घटना की या आसिया बीवी को लेकर जो बवाल मचा था उसमें इमरान खान की पूर्व पत्नी जमायमा ने भी काफ़ी निंदा की थी, काफ़ी आलोचना की थी इमरान खान सरकार की। ये एक मामला था। इसके अलावा 2018 में एक डच नेता हैं गियर्ट विल्डर्स, उन्होंने मोहम्मद साहब के कार्टून की प्रतियोगिता रखने का ऐलान किया तो खालिद हुसैन रिजवी ने ऐलान कर दिया कि अगर उनके पास एटम बम होता तो वो मार देते नीदरलैंड्स पर और दुनिया के नक्शे से नीदरलैंड्स का नामो निशान मिटा देते। खैर ऐसा हुआ नहीं और बाद में इस प्रतियोगिता को भी का भी आयोजन नहीं किया गया। 2020 में एक फ़िल्म आई थी पाकिस्तान में, ज़िंदगी तमाशा। इसके प्रोड्यूसर थे सरमद खुसट, उनको ईश निंदा का दोषी बता दिया टीएलपी ने। उनके खिलाफ भी काफ़ी हंगामा हुआ। इसके अलावा कुछ केसेस और भी हैं। टीएलपी के समर्थक, कुछ युवा छात्र, उन्होंने अपने टीचर्स की हत्या कर दी ईश निंदा के आरोप में। तो कट्टरपंथियों का कितना रसूख है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं। टीएलपी के बारे में ये भी हम आपको बता दें कि पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव रही है। 2018 के चुनाव में उसने हिस्सा भी लिया और अच्छे खासे उसको वोट भी मिले। हालांकि नेशनल असेंबली में एक भी सीट वो नहीं जीत पाई। सिंध में ज़रूर उसके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन फ़िलहाल नेशनल असेंबली में उसका कोई भी नुमाइंदा नहीं है। लेकिन फिर भी क्राउड बहुत ज़्यादा है और जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो अच्छी खासी संख्या में हैं और वो सब इनको फॉलो करते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये मोहम्मद साहब की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, इस्लाम का सबसे बड़ा चैम्पियन होने की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम कट्टरपंथियों की बात करें पाकिस्तान में तो सिर्फ टीएलपी या साद हुसैन रिजवी नहीं, मोहम्मद अहमद लुधियानवी अहले सुन्नत वल जमात के नेता हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने, आपको याद ही होगा, इमरान खान की नाक में दम कर रखा है। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर वो आंदोलन करते ही रहे हैं। हाफिज़ सईद घोषित आतंकवादी, यूएन ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। अल्लाह अकबर तहरीक नाम से पार्टी चला रहे हैं। और खादिम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक, ये उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन तो कर दिया, लेकिन क्या वाकई वो इसको अमल में ला पाएंगे? वो इतनी ज़रूरत कर पाएंगे? क्योंकि और वैसे भी कोई मायने नहीं रखता है पाकिस्तान में बैन लगाना, क्योंकि आप जमात-उद दावा की बात करिए, क्योंकि लश्कर तैयबा का एक दूसरा फ्रंट है, सिपाहे सहाबा, तहरीक तालिबान, ये सारे ऐसे गुट हैं जो बैंड हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इनकी गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में टीएलपी की गतिविधियां रुक पाएंगी, बड़ा सवाल है। और सीधे सीधे डाउट है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पश्चिमी देशों को मूर्ख बनाने के लिए पाकिस्तान ने, इमरान खान सरकार ने ऐसा किया है। अक्टूबर में जब पिछले साल अक्टूबर में जब शार्ली हेब्दो वाला कांड हुआ तो उस समय जब आंदोलन तेज़ हुआ, इमरान खान ने जो मैक्रो पर आरोप लगाया तो उनके बहुत सारे मंत्री भी उसमें शामिल हो गए। शिरीन मज़ारी एक उनकी मंत्री हैं, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर मैक्रो को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मैक्रो वैसा ही बर्ताव मुसलमानों के साथ कर रहे हैं जैसा नाजियों ने यहूदियों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के समय में किया था। काफ़ी जब इसका विरोध हुआ फ्रांस में तो शिरीन मज़ारी ने इस ट्वीट को वापस ले लिया। इसी तरह से जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी हैं, उन्होंने जब सैमुअल पैटी का सिर कलम किया गया, हिंसा की बहुत सारी वारदातें फ्रांस में हुई पिछले साल अक्टूबर में, उसके बाद फ्रांस ने एक कानून पास किया और उस कानून में साफ तौर पर यह था कि अगर कोई नफ़रत फैलाता है, कोई संगठन नफ़रत फैलाने का काम करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस कानून
की आलोचना की एलवी ने, तो उसे भी फ्रांस ने बहुत सीरियसली लिया और पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर उससे अच्छी फटकार भी लगाई। खैर, अब अगर बात की जाए कि जो मांग उठ रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को, राजदूत को डिपोर्ट किया जाए, यानी वापस भेजा जाए, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है, फ्रांस के साथ रिश्ते पाकिस्तान ख़त्म करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। उसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर है। कोई भी प्रस्ताव अगर पाकिस्तान से जुड़ा आएगा तो माना जा सकता है कि फ्रांस उसका विरोध करेगा। दूसरी बात, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, उससे निकलने की जुगत में वो लगातार लगा हुआ है, लेकिन फ्रांस उसका एक सक्रिय सदस्य है और उसने भी फरवरी में जब FATF की बैठक हुई तो उसका विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट में होने का मतलब है बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान वैसे ही चीन और सऊदी अरब के रहमो करम पर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे में अगर फ्रांस के साथ संबंध ख़त्म होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। यूरोपियन यूनियन का एक सक्रिय और बहुत ही मजबूत सदस्य है फ्रांस, और माना जा सकता है कि अगर फ्रांस के साथ रिश्ते ख़राब होते हैं तो यूरोपियन यूनियन के तमाम दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते ख़राब होने तय हैं। और ख़ासकर इस्लामिक कट्टरपंथियों का जब मामला आएगा तो चाहे वो डेनमार्क हो, नॉर्वे हो या नीदरलैंड्स हो, ये तमाम देश फ्रांस के साथ खड़े होंगे। जर्मनी हो, तमाम देश फ्रांस के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए जो कि अपना एक्सपोर्ट ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को करता है, वो बाधित होगा और वो ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेट है वो और ज़्यादा ख़राब होगी। इस समय करीब $397 मिलियन का एक्सपोर्ट फ्रांस को करता है। इसमें टेक्सटाइल्स शामिल है, दालें शामिल हैं, कॉटन, फार्मा, लेदर गुड्स है, गारमेंट्स हैं, मशीनरी है, तो बहुत सारे चीज़ों का एक्सपोर्ट फ्रांस को करता है पाकिस्तान। ये $397 मिलियन जो मैंने आपको बताया वो 2020 के आंकड़े हैं। 2019 में ये कहीं ज़्यादा था, $420 मिलियन से ज़्यादा था। पिछले साल खैर कोविड भी था, इस वजह से भी उसका असर पड़ा है, लेकिन ये ट्रेड नीचे जा रहा है। और भारत और फ्रांस की दोस्ती जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से रफ़ाल भारत को मिला है, उसने पाकिस्तान की चिंता और ज़्यादा बढ़ाई है। और अगर फ्रांस से उसकी दोस्ती टूटती है तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस से जो उसको मदद मिलनी थी या यूरोपियन यूनियन से जो उसको मदद मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। तो कहा जा सकता है जो मजहबी कट्टरता और आतंकवाद को एक समय टूल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के लिए अब ये भारी पड़ रहा है। तो सुधरना होगा पाकिस्तान को। इमरान खान को दिखावा छोड़कर वाकई ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे मिसालें हमने पिछले दिनों देखी हैं, जबकि बातें बड़ी बड़ी की गई लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाली ही दो फोर्सेस हैं, एक वहाँ की आर्मी, दूसरे इस्लामिक कट्टरपंथी। इमरान खान को भी आखिरकार चुनाव लड़ना है और अगर वो TLP के ख़िलाफ़ कड़े कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है अगले चुनाव में जो कट्टरपंथी हैं उनका साथ उनको नहीं मिलेगा, और उनका साथ नहीं मिलने का मतलब यही है कि चुनाव जीतना मुश्किल होगा। तो अब इमरान खान के लिए एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। एक तरफ वो फंडामेंटलिस्ट या जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ रिश्ते भी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। इसीलिए दिखावे के लिए उन्होंने TLP पर बैन लगाया है, और ताकि फ्रांस को मैसेज जाए कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा। और अगर आपने टाइगर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।